हेलो गाइस, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो आज कुछ नया हम स्टार्ट करने वाले हैं। नया तो नहीं है, पहले से आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है, डिफाइन भी किया है, लेकिन आज उसको बहुत और बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे यहाँ पर लिखा है, हमें पढ़ना क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, ये जो है ये मैथ्स का क्लास 12 का चैप्टर 10 है। ठीक है, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसकी देखिए फिजिक्स में बहुत ज्यादा मतलब इसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमें पढ़ना इसको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले से आपने इसके बारे में बहुत सारी चीजें सुन रखी है, आपको पता है, आपको आता है नहीं आता है, लेकिन आपने इसके बारे में सुन रखा होगा। जैसे स्टार्टिंग में आपने जब फिजिक्स पढ़ी होगी तब आपने दो टर्म पढ़ी होगी। ठीक है, पहली टर्म आपने पढ़ी होगी डिस्टेंस, आपकी स्टार्टिंग ही यहीं से होगी, और दूसरी टर्म आपने पढ़ी होगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहीं से हम समझना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक वहीं से है, तो वहीं से हम चीजों को समझेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ही आपकी फिजिक्स स्टार्ट होती है क्लास 9th में, तो जो पहली चीज आप समझते हो वो यही होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और वहां पर आपको एक चीज बताई जाती है कि जो डिस्टेंस है उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, एक छोटा सा आपने डायग्राम भी पढ़ा होगा। ठीक है, कैसे आपके टीचर ने बताया होगा कि मान लो एक कोई ए पॉइंट है और कोई बी पॉइंट है। ठीक है, तो मान लो कोई यहां से यहां तक ऐसे गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी डिस्टेंस। और मान लो ए से बी तक वो स्ट्रेट लाइन में जाता है सीधे, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला कि कोई व्यक्ति ए से बी तक जाता है तो वो उसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैंने डिस्टेंस में ऐसा नहीं बोला कि यहां से वहां, वो बी से ए से बी कहीं पर भी जाए। और देखिए इसमें आप देखोगे तो जो ये है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। मतलब हम देखें तो जो ए डिस्प्लेसमेंट है वो देता क्या हमें, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देता है, किसके बीच में, ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमें देता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें डायरेक्शन होता है, और जो डिस्टेंस है उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती है। तो ये क्वांटिटी हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे आपने टर्म सुनी होगी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब यहीं से हम समझना स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है वेक्टर्स, मतलब वेक्टर क्वांटिटी हमें पढ़ना है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या चीजें आती है वो पढ़ेंगे हम वेक्टर अलजेब्रा में। ठीक है, इतना आप पढ़ चुके हैं, पहले आपका बेसिक है, तो मैंने बताया आपको कि एक्चुअली आपको पढ़ना क्या है। तो हमें ये वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ना है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी नहीं पढ़ना हमें। यहाँ पर हमें पता है पढ़ना है कि वेक्टर का हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, वेक्टर को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, गुणा करना है तो कैसे करेंगे, माइनस करना है वेक्टर को तो कैसे करेंगे। ये जो सारी प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा में। मतलब कोई हमने लिख दिया वेक्टर तो उसका हम यूज कैसे करेंगे, एप्लीकेशन क्या है उसका, तो वो चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब इसका एकदम बेसिक सा एग्जांपल बताता हूँ आपको कि यदि आपको वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस समझना है तो आप कैसे समझ सकते हो। जैसे मान लो आपसे बोल दिया जाए कि आपको हाइट, ठीक है, नापना है। मान लो आप खड़े हो कहीं पर, यहां पर, ठीक है, और आपसे बोल दिया जाए कि आपकी हाइट नापो। ठीक है, फिर दूसरी एक और चीज बोल देता हूं मैं, एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, और बॉक्स में मैंने बोला कि यहां पर मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूं, 10 न्यूटन क्या लगाता हूं, फोर्स लगाता हूं। ठीक, अब यहाँ पर जब आपसे बोल दिया जाएगा कि आपको हाइट मेजर करना है, हाइट आपको नापना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर पूछोगे नहीं कि सर मैं हाइट नीचे से नापूं, मतलब कौन से डायरेक्शन में नापूं मैं हाइट, कि मतलब कैसे हाइट नापूं, ऐसा पूछोगे क्या आप। मतलब आपसे बोल दिया कि आपकी हाइट मेजर करो आप, तो आप पूछोगे कि कौन से डायरेक्शन में सर मेजर करूं, ऐसे मेजर करूं या फिर ऐसे मेजर करूं। आप वहां पर डायरेक्शन की बात नहीं करोगे। मतलब आपसे बोल दिया जाए कि हाइट मेजर करना है तो आप डायरेक्ट मेजर कर लोगे, आप डायरेक्शन नहीं पूछोगे। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि आपको 10 न्यूटन फोर्स लगाना है,
मतलब फोर्स अप्लाई करना है 10 न्यूटन। तब आप पूछोगे कि सर ये बॉक्स है, इस पर मैं कहाँ फोर्स लगाऊं 10 न्यूटन का? क्यों? क्योंकि यदि आप अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो आपका रिजल्ट अलग अलग आएगा। यदि मैं यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ ऐसे यहाँ से, तो ये बॉक्स इधर चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन मैं इधर नहीं लगाऊं, मान लो इधर लगाऊं, तो ये बॉक्स इधर चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। या फिर मैं नीचे लगाऊं 10 न्यूटन का फोर्स, तो बॉक्स कहाँ जाएगा? ऊपर, ठीक है। और यदि मैं ऊपर से फोर्स लगाऊं तो ये बॉक्स मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। मान लो ये वुडन बॉक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं आपको। तो सिंपल हम मान ले कि यदि हम ऊपर से फोर्स लगाते हैं तो वो कहीं पर मूव नहीं करेगा। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको आप, कोई भी चीज हो ऐसी जिसको आपको सोचने पर लगे कि हाँ इसको मैं कहाँ अप्लाई करूं, जैसे हाइट है तो हाइट के बारे में आप कहीं से भी मेजर कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो फोर्स है उसको आपको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आपको फोर्स लगाना कहाँ है, कि इस डायरेक्शन में मैं लगाऊं, यहाँ पर फोर्स लगाऊं, ऊपर लगाऊं, नीचे लगाऊं, कैसे फोर्स लगाऊं, ठीक है। अब मान लो मैं सिंपल एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि ये एक ओरिजिन है, ठीक है। एक्स वाई हमने कोऑर्डिनेट पढ़ रखे। तो यहाँ पर ये हो गया मान लो नॉर्थ नहीं, ईस्ट। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। मान लो आप ओ पर हो, कहां पर हो? ओरिजिन पर हो। अब मैंने बोला कि आपको 10 किलोमीटर चलना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि आपको 10 किलोमीटर, यहां से आपको 10 किलोमीटर जाना है। अब आप यहां पर ये पूछोगे कि सर मैं किस डायरेक्शन में जाऊं? 10 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जाऊं? जहां से यहां से पूछा यदि आपसे कि 10 किलोमीटर आपको मूव करना है, तो आप पूछोगे कि सर मैं किस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर जाऊं? क्या मैं नॉर्थ में जाऊं, क्या मैं ईस्ट में जाऊं, क्या मैं वेस्ट में जाऊं, या फिर मैं साउथ में जाऊं? तो यहां पर जब भी डायरेक्शन की बात होगी तो हम उसको क्या बोल देंगे? वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब हमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही सही। मैग्नीट्यूड की बात क्या हुई कि जैसे ये 10 लिखा हुआ है 10 न्यूटन, तो ये 10 क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ। ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। लेकिन इसके साथ क्या आ जाए? डायरेक्शन। आपको बताना पड़ेगी पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में आपको जाना होगा। तो जहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल बताए हैं इससे मुझे लग रहा होगा कि आपको बिल्कुल करेक्टली समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि आपको कभी भी वेक्टर समझना है तो आप फोर्स से बिल्कुल बहुत आसानी से समझ सकते हो कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। क्योंकि यदि आपने बोला आपके दोस्त से कि 10 न्यूटन फोर्स लगाओ, तो वो आपसे जरूर पूछेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन, कहां लगाऊं मैं फोर्स? ऊपर लगाऊं, नीचे लगाऊं, कहां पर फोर्स लगाऊं? वो आपसे पूछेगा। तो वो क्या पूछ रहा है? वो आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है। लेकिन यदि आपने बोला कि आपके हाइट, आपके दोस्त से बोला कि हाइट मेजर करके बताओ, तो वो आपसे पूछेगा नहीं कि हाइट किधर से मेजर करूं, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो यहां से मुझे लगता है कि वेक्टर आपको सभी को समझ में आ गया होगा। तो फिर आगे हम इसके बारे में और बहुत सारी चीजें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको लिखने की इसको कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको सिंपल रफ कर देता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वांटिटीज लिखी है, इनको हम देखकर ये आप पहले पढ़ चुके हो। ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जो पहले आप नहीं पढ़े हो। यदि आपने क्लास 9th में फिजिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है आपको, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है। जैसे मैंने बोला 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि 10 किलोमीटर है लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब 10 किलोमीटर कहाँ चलना है? नॉर्थ में चलना है। तो ये क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है और क्या है? डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये स्केलर होगी और ये क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। फिर हम ले सकते हैं स्पीड, जैसे आपने पढ़ रखा होगा, और वेलोसिटी दोनों। इसमें हम डिस्टेंस लेते हैं, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ये भी आपने पढ़ रखा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं मास, ठीक है। मास मतलब क्या होता है? इनर्शिया, ठीक है। इसको आपने बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है क्लास 9th में। तो मास और वेट, वेट क्या है? एक टाइप का वेट क्या है? फोर्स है। ये आपने पढ़ा हो। तो वेट क्या होता है? एक टाइप का फोर्स है। इसको हम लिखते भी है एम और जी। वेट बराबर क्या लिखते हैं? एम जी। तो ये वेट और मास अलग अलग होता है। तो मास क्या है? स्केलर है, और वेट क्या है? वेक्टर है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे आपसे पूछा है कि ये पेन का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। किसी भी चीज का वॉल्यूम पूछा तो आप उसमें पूछोगे कि सर कौन सा डायरेक्शन में वॉल्यूम बताऊं मैं? ऐसा आप पूछोगे क्या? नहीं पूछोगे। तो इसमें डायरेक्शन है ही नहीं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ऐसे ही एरिया हो गया। एरिया में भी आप डायरेक्शन पूछोगे क्या? मान लो मैंने बोला कि इसका एरिया बताओ, ठीक है, किसी भी चीज का एरिया। मान लो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना दिया ऐसा, और आपसे बोला कि इसका एरिया बताओ,
या फिर इसका वॉल्यूम बताओ। तो आप ये पूछेंगे कि सर किस डायरेक्शन में मैं एरिया बताऊं या किस डायरेक्शन में वॉल्यूम बताऊं, तो इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरी बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन वेक्टर है। कैसे एक्सेलरेशन वेक्टर है? जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी आपने पढ़ा होगा, जी। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम ऊपर फेंकते हैं या फिर ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है, तो यहाँ पर ये क्या शो करता है? डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। तो इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसको ये एक तरीका है सोचने का कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहा है तो भी डायरेक्शन है, नीचे फेंक रहा है तो भी डायरेक्शन है, बाकी एक्सेलरेशन हमेशा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो यहाँ पर हमने सिंपल एग्जांपल ले लिए हैं। अब हम एक्चुअल में जो अलजेब्रा है, अभी तक हमने क्या समझा है? अभी तक हमने सिर्फ वेक्टर समझा है कि वेक्टर क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो चीजें समझिए। अब हम वेक्टर के अर्थमेटिक समझेंगे कि उसका वेक्टर एक्चुअल में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं वेक्टर को, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मान लो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इस टाइप से लाइन आपने बहुत पढ़ी होगी। जैसे मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, कोई ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये कोई लाइन है। अब यहाँ पर ये सिंपल लाइन है, लेकिन मैं क्या करूँ? अब देखिए, इस लाइन में कितने दो डायरेक्शन हो सकते हैं। या तो मैं एक डायरेक्शन नीचे बना दूं, या फिर मैं डायरेक्शन क्या बना दूं? ऊपर। तो ये सिंपल क्या है? एक लाइन है। लेकिन यदि मैंने ऐसे बनाया या फिर मैंने ऐसे बना दिया, तो ये क्या हो गई? डायरेक्टेड लाइन हो गई। डायरेक्टेड लाइन, ठीक। डायरेक्टेड लाइन मतलब इनका कोई डायरेक्शन है पर्टिकुलर। जैसे ये लाइन है नीचे आ रही है, ये लाइन कहाँ है? ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर सिर्फ हम डायरेक्शन की, अब देखिए धीरे धीरे हम वही पॉइंट पर आ रहे हैं। वेक्टर क्या है? ऐसी क्वांटिटीज या फिर ऐसी चीज जिसका क्या हो? मैग्नीट्यूड हो और क्या हो? डायरेक्शन हो। तो यहाँ पर यदि सिंपल मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी तो वो लाइन हो गई। लेकिन लाइन के दो पॉसिबल डायरेक्शन है, या तो वो नीचे जा सकता है या फिर ऊपर। तो मैंने इस टाइप से बनाया या फिर इस टाइप से बनाया, तो इसको हम क्या बोल देंगे? डायरेक्टेड लाइन। लेकिन मैं क्या करूं? यहां से कोई सेगमेंट काट लूं, जैसे ये ए है और ये क्या है? बी। कोई सेगमेंट यहां से मैं कट कर लूं, ठीक है। तो यहां से इस टाइप से मैं ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे, ठीक है। इसको मैंने क्या लिखा? ए बी। यहाँ पर ए, यहाँ पर मैंने बी लिख दिया और ऐसा एरो बना दिया। या फिर मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, यहाँ पर बी लिख लूं और यहाँ पर क्या लिख लूं? ए, और इस साइड क्या बना दूं? एरो। तो ये क्या हो गया? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। हमने पढ़ा है कि ऐसे इनफाइनाइट तक लाइन जाती है, लेकिन हम कोई कट कर ले उसमें से दो पॉइंट से, तो वो क्या हो जाता है? लाइन सेगमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। इसके पॉसिबल डायरेक्शन क्या है? दो ही हो सकते हैं, या तो ऊपर या फिर नीचे। जब भी आप कोई भी सेगमेंट बनाते हो या फिर कोई भी लाइन बनाते हो, तो उसके दो ही पॉसिबल डायरेक्शन है। कैसे भी आप बना लो वो मैटर नहीं करता है। जैसे मान लो मैंने ऐसे बनाया, मैं ऐसे बना लूं, तो भी दो ही पॉसिबल डायरेक्शन है, एक इस साइड एक इस साइड। या फिर मैं ऐसे नहीं बनाऊं, ऐसे बनाऊं, तो भी दो ही पॉसिबल डायरेक्शन है, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया, एक ऊपर डायरेक्शन और एक नीचे डायरेक्शन। अब इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको बोलता हूं मैं वेक्टर। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको मैं क्या बोलूंगा? वेक्टर। इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। यदि मुझे रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यदि मुझे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? जैसे यहां पर मैंने लिखा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या क्या लिख सकता हूं? मान लो मैं इसको यहां पर ऐसे बना लूं, ये वाला बना लेता हूं मैं। तो यहां पर क्या है? पॉइंट ए है और यहां पर क्या है? बी है, ठीक है। और इसका मैं डायरेक्शन बना देता हूं ऐसे। ये हो गया इसका डायरेक्शन। अब क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बी वेक्टर, ठीक है। ऐसा मैं लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? कैपिटल ए, कैपिटल बी, और क्या लिख सकता हूं? वेक्टर लिख सकता हूं। जो ए है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, ठीक है, क्योंकि यहां से क्या हुआ? स्टार्ट हुआ है। और इसको हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल, ठीक है, क्योंकि यहां पर एंड हो गया।
तो यहाँ पर क्या है, जब भी हम वेक्टर लिखते हैं तो दो अल्फाबेट हम लिखते हैं कैपिटल वाले, ठीक है। इन दोनों को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। मतलब जो इनिशियल पॉइंट है उसको भी कैपिटल लिखेंगे और फाइनल पॉइंट है उसको भी कैपिटल लिखेंगे और उसके ऊपर ऐसा बार लगा देंगे, तो इसको हम बोलते हैं ए बी वेक्टर, ठीक। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक और चीज में शो कर सकता हूँ। कोई स्मॉल लेटर ले लूं, मैं मान लो ए लेटर ले लूं और उसके ऊपर वेक्टर लगा दो, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, वेक्टर ए, ठीक है। लेकिन जब हम इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट नहीं लिखते हैं, कोई ऐसे वेक्टर बनाते हैं, तो ये हमेशा क्या होता है, स्मॉल लेटर। ये क्या होता है, स्मॉल लेटर। ये हमेशा स्मॉल लेटर में रहेगा। बाकी यदि हम इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट लिख रहे हैं तो ये क्या कैसे रहेंगे, हमेशा वेक्टर में रहेंगे, ठीक है। अब मान लो ये तो क्या हो गया, वेक्टर हो गया। अब ये तो वेक्टर है, लेकिन इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। ये क्या शो कर रहा है, इतनी चीजें, ये सिर्फ क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, कि एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास क्या है, डायरेक्शन है। लेकिन यदि मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं इसे लिखूंगा ए बी वेक्टर और दोनों साइड मोड लगा दूंगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। ऐसे ही मुझे इसको लिखना है तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर और इस टाइप से मोड लगा दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड। यहां पर ये शो करता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्या शो करेगा, मैग्नीट्यूड शो करेगा। तो यहां पर हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया है कि वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी वेक्टर हो तो उसमें हमेशा दो पॉइंट होते हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल। इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट किया है, फाइनल मतलब ये टर्मिनल इसको बोलते हैं, जहां पर वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है। तो उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो स्मॉल लेटर में या फिर कैपिटल लेटर में करेंगे तो उसके टर्मिनल पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक है। वेक्टर हमने पढ़ लिया, क्या होता है वेक्टर। लाइन से हमने लाइन सेगमेंट बनाया, फिर लाइन सेगमेंट से उसको नाम दिया, तो उसको हमने क्या बोला, वेक्टर। लेकिन हम पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर पहली बात तो ये 3D में होता है, ठीक है। आगे हम पूरा 3D पढ़ने वाले हैं। वेक्टर में जितना भी हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, 3D, मतलब 3 डायमेंशन। जैसे पहले आपने क्या पढ़ा है कि 2D पढ़ा है, आपने पढ़ा है x एक्सिस और y एक्सिस, तो वो 2D है। अब हम 3D पढ़ेंगे, उसमें x y और z एक्सिस आता है। जैसे आपका कोई कमरा होगा, ठीक है, उसमें क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, मतलब लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और क्या होती है, हाइट होती है। तो 3D हो गए, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो वैसा ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो मान लो मैं यहाँ पर इस टाइप से लूं, तो इसको मैं मान लूंगा y एक्सिस, इसको मैं मानूंगा x एक्सिस और इसको क्या मानूंगा मैं, z एक्सिस, ठीक है। और ये क्या हो गया, ओरिजिन। तो कोई भी मैं स्पेस में पॉइंट लूं, क्या लूं मैं, कोई स्पेस में कोई पॉइंट लूं। जैसे यहां पर मैं कोई पॉइंट लेता हूं P, ठीक है। कोई स्पेस में मैंने कोई पॉइंट लिया P और उसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। तो ये जो P पॉइंट है, इस ओरिजिन से मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस टाइप से, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पोजीशन वेक्टर, ठीक। सिंपल सी बात है। मतलब क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर में क्या होता है, द इनिशियल पॉइंट is origin and terminal point is any point in the space, ठीक है। स्पेस से यहाँ पर मतलब है 3D, ठीक है। कोई स्पेस में मतलब कैसे, कि यहाँ पर मान लो एक रूम है। अब रूम में क्या है कि 3 डायमेंशन हम लें, तो देखिए ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ, ठीक है। या फिर आप इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेड्थ मान लो, या फिर हाइट मान लो, कुछ भी, कि ये हमारी क्या हो गई लेंथ, और मान लो यहाँ पर ब्रेड्थ हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो गई, हाइट। तो ये क्या है, 3 डायमेंशन हो गया। ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ और ये क्या हो गई, हाइट। अब मैंने यहां से इस, मान लो ये क्या है, ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन, तो मैं इसको ओरिजिन मानूं और यहां से एक लाइन ड्रॉ करो स्पेस में यहां पर। तो यहां से जो यहां पर लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, ये इस टाइप से दिखेगा आपको। यदि आप इसको इमेजिन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
कि मान लो ये हो गई लेंथ और यहां से ले लेता हूं मैं ब्रेड्थ, ठीक है, और ये क्या हो गई हाइट हो गई। अब मैं कोई स्पेस में पॉइंट लेता हूं, मतलब यहां पर पॉइंट लेता हूं, तो इस पॉइंट का मैं इस ओरिजिन से यदि कोई लाइन ज्वाइन करूं, इस ओरिजिन से इस पॉइंट पे कोई लाइन ज्वाइन करूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। क्यों बोलूंगा, क्योंकि उसका मतलब इसका नाम ही है कि जो इनिशियल पॉइंट क्या हो उसका ओरिजिन हो और फाइनल पॉइंट को स्पेस में कोई पॉइंट हो, जैसे यहाँ पर मैं कोई पॉइंट लूं तो उसको बोलूंगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर वेक्टर, क्या बोल सकते हैं हम इसको आर वेक्टर, या नॉर्मली इसको हम क्या बोलते हैं आर बोल देते हैं, ठीक है। या तो हम आर वेक्टर लिख देंगे तो वेक्टर आ जाएगा, या नॉर्मली हम क्या लिख देते हैं इसको आर लिख देते हैं, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। और कुछ भी हम लिख सकते हैं, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट लूं मैं, मान लो इसको ओ पॉइंट लो और ये क्या है पी पॉइंट है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ओ पी का वेक्टर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ आर वेक्टर, ठीक, इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ आर लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको नॉर्मली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बाकी इसका मीनिंग क्या होता है यही होता है आर वेक्टर, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन यही है आर वेक्टर, ठीक है। तो इसको आप नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कहीं आर लिखा हुआ मिलता है तो आप समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहा है, पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखिए नेक्स्ट हम लेंगे डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अरे बिल्कुल नाम से ही सिंपल है। तो अभी मैंने क्या बोला था कि हम हमेशा किसकी बात करेंगे, अब 3D की बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने 3 एक्सिस बना लिए, इस टाइप से मैं 3 एक्सिस बना लूंगा। ये हो जाएगा क्या y एक्सिस, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये क्या हो जाएगा z एक्सिस, ठीक है। अब मैं कोई स्पेस में कोई पॉइंट लेता हूं, मान लो यहां पर मैंने कोई पॉइंट लिया P और इसके कोऑर्डिनेट हो गए P पॉइंट के x, y, z, ठीक है, अभी जो लिया था हमने। लेकिन यहां पर आप एक्चुअल में देखोगे तो क्या रहेगा, ठीक है। इसको यदि हम बॉक्स बनाकर समझे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है एक बॉक्स टाइप का आपको दिखेगा। इसको मैं डार्क कर देता हूं थोड़ा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आपको क्या दिख रहा है बॉक्स जैसा दिख रहा है, क्योंकि 3D में क्या होता है, 3D मतलब क्या होता है कि जो चीजों को आप टच कर सकते हो, जैसे ये पेन है, ठीक है। इस पेन में क्या है लेंथ है, ब्रेड्थ है और क्या है हाइट है, मतलब इसको आप टच कर सकते हो। लेकिन मैं कोई रेक्टेंगल बनाऊं, जैसे एक त्रिभुज बना दो ऐसा यहाँ पर इस टाइप से, अब ये बोलो कि इसको आप हाथ में लेकर बताओ, तो आप बता सकते हो कहीं क्या होता है, तो ये 2D होता है। जितने भी हम ड्रॉ कर सकते हैं चीजों को वो क्या होती है 2D होती है, और जिनको हम टच कर सकते हैं वो क्या होती है 3D होती है। तो उनको आपको फील करना पड़ेगा, या आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या क्या है, देखिए एक्स वाई जेड वेक्टर है। अब मैंने क्या बोला था कि ये मान लो आपका एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है जेड एक्सिस है, और इसको क्या मान लो मैं एक्स। अब मैं कोई यहाँ से पॉइंट लू ऐसा स्पेस में, ठीक है, इसको समझना आप कि मान लो मैं कोई यहाँ स्पेस में पॉइंट लू। अब स्पेस में पॉइंट लू तो ये जो पॉइंट है P ये 3 जगह से एंगल बनाएगा। कहां कहां से, एक यहाँ से एंगल बनाएगा, ठीक है, एक इसके साथ एंगल बनाएगा, ठीक है, और एक इसके साथ एंगल बनाएगा, 3। जैसे मैं और सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये 3 एक्सिस कैसे हैं, इस टाइप से, दो ही समझा पाएंगे। जैसे ये तो क्या है, ये जो एक्स एक्सिस है ये ऐसा है आपका, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है और वो क्या है जेड एक्सिस है, इस टाइप से।
अब क्या है कि मैंने कहीं पर पॉइंट लिया है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको देखिए एक एक्सिस तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक मैंने बना लिया तो ये हो गया 3 एक्सिस, ठीक है। अब ये P पॉइंट क्या है, यहाँ पर कोई पॉइंट है ऐसे, तो मैं यहाँ पर मान लो ये ऐसी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये क्या हो गया R वेक्टर। अब आप देखो ये जो ब्लू कलर का पेन है ये 3 एंगल बना रहा है, एक ऊपर से एंगल बना रहा है जेड वाले से, मतलब ये एंगल बना रहा है, ठीक है। दूसरा एंगल कहाँ से बना रहा है, वो Y से, मतलब ये वाला एंगल बना रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। और उसके बाद में तीसरा वाला, तो दोनों पेन के बीच में देखिए आप रेड और ब्लू के बीच में एक एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि जो P है वो 3 एंगल बनाएगा। एक कहां से बनाएगा, एक बनाएगा आपका Z एक्सिस से, एक बनाएगा Y एक्सिस से, और एक बनाएगा X एक्सिस से, ठीक है। 3 एंगल बनाएगा। तो X एक्सिस से अल्फा एंगल, Y एक्सिस से कौन सा, बीटा एंगल, और Z एक्सिस से क्या बोलेगा, गामा एंगल। तो ये जो एंगल बनाता है इसको बोलते हैं हम डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल। तो डायरेक्शन एंगल आपके कौन कौन से हो गए, ये हो गया आपका अल्फा, बीटा और गामा। अब इसको याद रखना है आपको हमेशा कि अल्फा एंगल किससे होता है, एक्स एक्सिस से, बीटा एंगल कहां से होता है, वाई एक्सिस से, और गामा एंगल कहां से होता है, जेड एक्सिस से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये आप सही से विजुलाइज करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। यदि आप विजुलाइज करना सीख गए तब आपको वेक्टर पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है, सारा विजुअलाइजेशन का काम है। क्योंकि यहाँ पर हम 3D क्या है कि बना नहीं सकते, हम 2D बना सकते हैं, तो 3D चीजों को हमें सोचना पड़ता है कि कैसे क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था उस टाइप से। तो यहाँ पर 3 एंगल होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा है कोसाइन, ठीक है। ऐसा हमने कुछ पढ़ा हुआ है पहले कभी, जैसे आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो वहां पर आपने पढ़ा है साइन, कॉस, टेन, ठीक है, सेक, कोसेक, कॉट, वो पढ़ा है ना। तो वहां पर एक वर्ड होता है कोसाइन, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में कॉस, एक्चुअल में वो क्या आता है, कोसाइन होता है, ठीक है। तो यदि हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकाल लें, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे डायरेक्शन कोसाइन, ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो एंगल है अल्फा, बीटा, गामा, इसका हम कोस निकाल लें तो वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ समझने का टफ जैसा है ही नहीं। अब हम कोस कैसे निकालें तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर बोला है कि जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा कि x लिखा है तो मतलब क्या है, y लिखा है तो मतलब क्या है, z लिखा है तो मतलब क्या है। मतलब ये है कि जो P पॉइंट है इसकी यदि मैं x एक्सिस पर लेंथ लूं, कहां पर लूं मैं, x एक्सिस पर, तो इसकी लेंथ क्या होगी, ये x होगी, ठीक है। और यदि मैं इसकी y एक्सिस पर लेंथ लूं तो क्या हो जाएगी, y, ठीक है। और यदि मैं इसकी z एक्सिस पर लेंथ लूं तो क्या हो जाएगी, z हो जाएगी। यही बोलता है, जैसे मैंने x y z पॉइंट लिए हैं तो मतलब क्या है, ये P पॉइंट कैसे मिलकर बना होगा, यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, x, ऐसे यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, y, और यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, यहां तक की क्या हो जाएगी, z। तो इसको मैं बोल दूंगा x, y, z, ठीक है। तो मतलब ये तो हो गई लेंथ। इसको मैंने बताया आपको, इसको हम क्या लिखते हैं, r वेक्टर, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, r वेक्टर लिखते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसको पोजीशन वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अब यदि मुझे एक इसको ध्यान से आप समझना कि क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए ये तो यहां पर ऐसा है, ठीक, ये आप एक्चुअल में ऐसा है, तो यहां पर ये ऐसा है और यहां पर ये ऐसा है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट आपका ऐसा मिल रहा है यहां पर इस टाइप से, ठीक। अब यहां पर देखोगे आप तो ये ऐसा पॉइंट है, तो यहां से यहां पर एक लाइन ड्रॉ करोगे इस टाइप से, तो ऐसा आपको दिखेगा। मतलब मैं एक्स एक्सिस को लूं, ठीक है, इसको लूं मैं, तो क्या दिखेगा मुझे, ये तो हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है। y को या फिर ले लें, y को ले लें तो हम ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं, तो y को मैं लेकर बता देता हूं कि ये मैं y ले रहा हूं, तो यहां पर ये हो गया मेरा y, ठीक है, ये हो गया मेरा r वेक्टर, ठीक है। और ये लाइन होगी यहां से यहां तक की, ये इस टाइप से ये लाइन हुई, तो मैंने इसको ये लाइन बना दिया यहां पर ये। तो ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, समकोण,
या फिर बोल सकते हैं हम राइट एंगल। क्योंकि यदि हमें cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा चाहिए तो हमें क्या आना चाहिए, हमें आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमें राइट एंगल चाहिए, जब भी हम cos अल्फा और बीटा लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले क्या बनाऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया, तो ये जो हो गया ये हो गया आर वेक्टर, ये हो गया क्या वाई मेरा। ठीक है, और ये मेरा जो एंगल है ये क्या है, ये है बीटा, क्योंकि मैं किसके बीच में रह रहा हूं, y के बीच में और पोजीशन वेक्टर r के बीच में। ठीक है, तो y यहां पर है और ये पोजीशन वेक्टर r है। अब देखिए मुझे cos b लिखना है, तो cos बीटा बराबर, cos बीटा मतलब क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये हमने पढ़ रखा है। cos थीटा मतलब क्या होता है, जैसे cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर देखिए बेस क्या है, y है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, y। ठीक है, और ये r वेक्टर है। ठीक है, तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ r वेक्टर और इसका मोड, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसका मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड लिखूंगा, और मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे लिखता हूँ, अभी हमने बताया है, तो इसलिए मैंने लिख दिया y डिवाइडेड बाय r वेक्टर। मतलब cos बीटा निकालना है मुझे, तो y डिवाइडेड बाय r का वेक्टर का मोड। ठीक, ऐसे ही मुझे cos अल्फा निकालना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x डिवाइडेड बाय r वेक्टर का मोड। और ऐसे ही मुझे गामा निकालना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, z डिवाइडेड बाय r वेक्टर का मोड। ठीक, यहाँ पर हर जगह आप देखोगे तो आपके क्या बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल आपके बन रहे होंगे ये, लेकिन आपके 3 डायरेक्शन में बन रहे होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखो तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर एक ऐसा है, ये तो आपका ऐसा पॉइंट है, तो यहाँ पर ये इस टाइप से है, और एक पॉइंट आपका ऐसा जा रहा है। अब देखिए इसको आप मिलाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यदि सिंपल आपको याद रखना है कि यदि डायरेक्शन एंगल पूछा तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा एक्स के बीच में, ये वाई के और ये जेड का। ऐसे ही आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछा तो इनका क्या निकाल लेंगे हम, cos निकाल लेंगे, cos अल्फा cos बीटा cos गामा। सिंपल है, x बटे r वेक्टर का मोड, y बटे r वेक्टर का मोड और z बटे r वेक्टर का मोड। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर देखिए एक चीज और बता देता हूं मैं कि ये जो x एक्सिस है इसको हमने क्या किया, यहाँ से शिफ्ट ऐसे कर दिया, तो ये हो गया हमारा x एक्सिस। ठीक है, अब दूसरी बात की ये P पॉइंट कौन सा है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे पेन मूव किया था, तो ये जो है वो क्या है, P पॉइंट है, और ये जो वेक्टर दिख रहा है रेड पेन से, ये हो जाएगा R वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, P पॉइंट। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। यदि आपको नहीं समझ रहा है तो थोड़ा एनालिसिस करके आप देखो, वीडियो को रिवर्स करो और फिर से देखो, तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि यदि आप नोट नहीं करोगे तो बाद में भूल जाओगे कि क्या पढ़ाया था, इसलिए नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, ताकि सारे लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ओके, थैंक यू गाइस, वी विल कंटिन्यू